आज के सेशन में हम देखने वाले एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जस्ट वेटेज बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं, रिज्यूमे का वेटेज बढ़ाने के लिए हम एपीआई टेस्टिंग देख रहे हैं। आपके रिज्यूमे में ये एपीआई टेस्टिंग ऐड है तो थोड़ा सा लाइक 10% जो भी कंपनीज जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमको एपीआई चाहिए, सो उनके लिए हम एपीआई टेस्टिंग देख रहे हैं, राइट। सो ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आपको एपीआई टेस्टिंग नहीं आती तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं हो सकते और स्टैंड नहीं हो सकते। सो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। एपीआई टेस्टिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, फंक्शनल टेस्टिंग से भी इजी टॉपिक है एपीआई टेस्टिंग। सो एपीआई मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि अब एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इंटरफेस समझ के लेंगे, इंटरफेस मतलब क्या होता है, फिर बाद में हम समझ के लेंगे प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, और फाइनली हम समझ के लेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो सबसे पहले इंटरफेस। इंटरफेस मतलब एक मीडिएटर होता है, जस्ट मीडिएटर बिटवीन टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ओके, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, राइट। सो जैसे कि हमारा मोबाइल, राइट, मोबाइल को हम चार्जिंग करते हैं। सो चार्जिंग पोर्ट से लेकर जो भी स्विच है, स्विच से लेकर चार्जिंग पोर्ट तक जो भी हमारा करंट पास होता है वो पास करने का काम कौन करता है? तो चार्जर। सो चार्जर यहाँ पर क्या होगा? मीडिएटर, मतलब इंटरफेस, राइट। सो यहाँ पर चार्जर क्या कर रहा है? यहाँ से डेटा, यहाँ से करंट ला रहा है और यहाँ पर पहुँचा रहा है। मतलब इन दोनों में कम्युनिकेशन करने का काम कौन कर रहा है? ये इंटरफेस, मतलब मीडिएटर। सो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। सो अब प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? सो अभी हमने देखा कि दो कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। सो यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब दो प्रोग्राम्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है उसको हम प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, राइट। जैसे कि अब हम लैंग्वेजेस देखते हैं, सी प्लस प्लस, जावा। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, सो कंसिडर करो कि हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो सबसे पहले हमको हेडर डिक्लेयर करना पड़ता है, conio.h, stdio.h, राइट। सो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन करता है, मतलब कहीं तो भी उसके पैकेजेस, उसके लॉजिक लिखा होगा, सो वहाँ से कॉल करके अपने एक्चुअल प्रोग्राम्स में लाने का काम कौन करता है? ये इंटरफेस, मतलब ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझ में आ रहा है प्रोग्रामिंग इंटरफेस? हेलो, समझ में आ रहा है? यस ओके, सर। एक जगह पर प्रोग्राम लिखा होगा, सो इसके जो हाँ मेथड्स सर। रहेंगे, इसके जो मेथड्स रहेंगे हम दूसरे जगह कॉल करेंगे। बट इन दोनों में कम्युनिकेशन, यहाँ से प्रोग्राम लगाकर यहाँ पर कॉल करने का कौन काम करता है? जो पैकेजेस वगैरह रहता है, जो भी हम हेडर डिक्लेयर करते हैं, वो कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। फिर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो एप्लीकेशंस के बीच में, राइट, दो एप्लीकेशंस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सिंपल सा इस एग्जांपल को क्लाइंट और सर्वर समझने से अच्छा ये हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल में हैं, राइट। सो ये मेरे सिस्टम से मैं कुछ तो भी यहाँ से रिक्वेस्ट हिट करूँगा, राइट। सो ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएंगी? सर्वर पर जाएंगी। मतलब सिंपल सा जो भी डेटाबेस रहेगा गूगल का, वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएंगी। अगर उनके पास इसके रिलेटेड कुछ तो भी डेटा रहेगा तो मुझे रिस्पांस मिलेगा। मतलब इस क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ पर जाएगी? ये सर्वर पर जाएगी, राइट। सर्वर से वो डेटा लाकर मुझे शो करेगी। समझ में आ रहा है? सो अब यहाँ पर दो एप्लीकेशन हो गए, एक मेरा क्लाइंट का एप्लीकेशन होगा, एक सर्वर का एप्लीकेशन होगा। इन दोनों में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझ में आ रहा है? इंटरफेस दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला इंटरफेस, दो प्रोग्राम्स के बीच में कम्युनिकेशन वाला प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। थोड़ा बहुत समझ में आ गया इंट्रो?
यस ओके, सो ये यस सर। कॉमन एग्जांपल है, सभी जगह आपको देखने सर को मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वो मीडिएटर का। सो एक होटल है। सो होटल में क्या है, एक गेस्ट रहेगा, एक किचन रहेगा, एक वेटर रहेगा। सो अब गेस्ट जो भी कस्टमर रहता है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा, तो वेटर को रिक्वेस्ट करेगा। ये कॉमन एग्जांपल है, सो इसको हम समझ के लेते हैं। सो एक कस्टमर रहेगा, कस्टमर क्या करेगा, वेटर को रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट देगा कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, राइट। सो कस्टमर जो होता है वो हिंदी में बात कर रहा है, बट जो कुक होता है उसको चाइनीज़ आती है। बट ये जो वेटर होता है उसको हिंदी भी आती है और चाइनीज़ भी आती है। सो यहाँ से रिक्वेस्ट वो हिंदी में लेगा और रिक्वेस्ट लेकर वो कन्वर्ट करके चाइनीज़ में कन्वर्ट करके वो रिक्वेस्ट कुक को देगा। कुक क्या करेगा, उस पर एक रिस्पॉन्स देगा। ये रिस्पॉन्स लेकर फिर से ये वेटर कस्टमर के पास आएगा। मतलब कस्टमर और किचन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो वेटर कर रहा है। मतलब वेटर को क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज भी आ रहे हैं। मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है कम्युनिकेशन करने का। यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजता है, सो यहाँ पर अगर जो वेटर सॉरी जो भी कस्टमर रहेगा उसको अगर चाइनीज़ नहीं आती, सो इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, राइट। इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है। सो मीडिएटर क्या करेगा कि इसकी रिक्वेस्ट लेकर, मतलब कस्टमर की रिक्वेस्ट लेकर किचन तक जाएगा। किचन क्या करेगा, रिस्पांस देगा, रिस्पांस लेकर फिर से वो कस्टमर की तरफ आएगा। ओके, सो सिंपल सा है कि दो कस्टमर और किचन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पांस लेकर जाने का काम कौन कर रहा है, तो वेटर कर रहा है। सो सेम इसको ही हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर एक क्लाइंट है, राइट। जैसे कि हमने देखा गूगल, ये हमारा क्लाइंट होगा, ये मेरा सिस्टम हो गया। सो सिस्टम से मैं कुछ तो भी रिक्वेस्ट हिट करूंगा, किसको, सर्वर को। अब सर्वर मतलब क्या होता है कि कहीं तो भी डेटाबेस से होगा, राइट। जैसे कि किसी जगह पर गूगल का डेटाबेस से होगा, सो वो सर्वर पर, मतलब नेटवर्क के थ्रू हमको वो डेटा मिलेगा। बट डायरेक्ट मिलता है क्या, नहीं। सो वो मिलता है हमको एपीआई के थ्रू, राइट। मैं यहाँ से कुछ तो भी रिक्वेस्ट हिट करूँगा। रिक्वेस्ट हिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट एपीआई लेकर जाएगा किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर उस पर रिस्पॉन्स देगा, राइट। और वो सर्वर सॉरी रिस्पॉन्स जो भी है वो एप्लीकेशन लेकर क्लाइंट के पास आएगा। तो सिंपल सा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसका नाम है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके, तो सिंपल सा है कि, और हम एग्जांपल देखते कि ये मेरा क्लाइंट है, राइट। सो ये मेरा क्लाइंट पीसी है। सो मैं यहाँ से कुछ तो भी ओके, सो मैं यहाँ से कुछ तो भी रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूँ। किसको हिट कर रहा हूँ, तो सर्वर को हिट कर रहा हूँ। तो सिंपल सा, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, सो ये एपीआई लेकर जाएगा, रिक्वेस्ट लेकर ये एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। अब सर्वर से मुझे कुछ तो भी रिस्पांस आएगा, सर्वर से कुछ तो भी मुझे रिस्पांस आएगा। सो जस्ट मैं विजुअलाइज करके देता हूँ कि रिस्पांस हमको कैसे देखने को मिल सकता है। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, सो हमको रिस्पांस देखने को मिलेगा कि वो प्रॉपर रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमको स्टेटस वगैरह देखने को मिल रहा है। सो ये हो गए हमारा रिक्वेस्ट, राइट। ये हो गया हमारी रिक्वेस्ट। देखो रिक्वेस्ट यूआरएल, हमने कौन सी रिक्वेस्ट दी, हमको रिस्पॉन्स क्या मिला, राइट। समझ में आ रहा है। सो ये प्रैक्टिकल में होता है, बट हम यूआई के थ्रू हमको ये पता नहीं चलता, बट बिहाइंड द सीन ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम कौन करता है, एपीआई, राइट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। समझ में आ रहा है, समझता है। यस सर। यस सर। ओके, और मजेदार एक बात है कि यहाँ पर एपीआई के जैसा और उसका एक सिमिलर भाई है जिसका नाम है वेब सर्व्हिसेस। ओके, आत्तापर्यंत एपीआय समजलं, अजून वेब सर्व्हिसेस आणला म्हणा, ओके काही आहे। सो सेमच है, ये भी कम्युनिकेशन करने का काम ही करता है दो एप्लीकेशन के बीच में। ओके, ये वेब सर्विसेज भी दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। सो कौन करता है, तो वेब सर्विसेज और एपीआई।
वेब सर्विसेज और एपीआई ये दोनों भी भाई भाई है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, राइट। तो जैसे कि अब इसको वेब सर्विसेज को और एपीआई को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इस एग्जांपल की मदद से, राइट। सो वेब सर्विसेज को हम कंसिडर करेंगे पूरा जो चार्जर होता है, इसको हम अखंड चार्जर बोल सकते हैं। सो ये अखंड चार्जर को हम बोल सकते हैं कि वेब सर्विसेज, और एपीआई को बोल सकते हैं कि एडाप्टर, फिर उसके बाद डेटा केबल, इसको हम बोल सकते हैं एपीआई। सो इन दोनों में अगर हम जनरल डिफरेंस देखते हैं तो क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि अब ये एक रिक्वेस्ट राइट। सो अगर वेब सर्विसेज मतलब ये जो अखंड चार्जर है वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लेकर जाएगा और एक ही रिस्पांस लेकर आएगा, राइट। सो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, दूसरे एपीआई को बोलेगा कि भाई ये रिक्वेस्ट लेकर जाओ। सो मतलब एक एक एपीआई ये दूसरे एपीआई को कहेगा कि ये रिक्वेस्ट लेकर जाओ। सो एक एपीआई दूसरे एपीआई का यूज़ कर सकता है रिक्वेस्ट और रिस्पांस लाने के लिए, बट यहाँ पर ये जो चार्जर है, सो यहाँ पर एक चार्जर दूसरे चार्जर को नहीं बोल सकता कि ये रिक्वेस्ट लेकर जाओ। ओके, थोड़ा बहुत मतलब समझ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चार्जर, अगर ये चार्जर बोलता है कि मैं दूसरे चार्जर से कनेक्ट करके मैं या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता हूँ, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं है वेब सर्विसेज में। और एपीआई में क्या होता है कि एक एपीआई, ये सिंपल एक एपीआई रहेगी, ये दूसरी एपीआई रहेगी, डेटा केबल तीसरा एपीआई रहेगा, तीसरा डेटा केबल तीसरा एपीआई रहेगा। सो एक एपीआई दूसरे एपीआई का यूज़ कर सकता है, राइट। दूसरा डिफरेंस है कि ये जो वेब सर्विसेज होते हैं वो मतलब कैरी करने को ओवर द नेटवर्क, राइट, ओवर द नेटवर्क ये थोड़ा से हेवी वेट होते हैं, राइट। जैसे कि अब ये चार्जर हमको कैरी करना है तो थोड़ा सा हेवी वेट रहेगा, राइट, इसको पूरी जगह लगेगी। बट वही हमको ये एपीआई मतलब ये एडाप्टर और ये जो केबल है इसको कैरी करना है, सो इसको ज़्यादा हमको स्पेस नहीं लगेगी। एक जगह पर हम एडाप्टर रख सकते हैं, दूसरे जगह हम केबल रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो ये अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, सो ये लाइट वेट है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ है, नहीं जम रहा है, समझते यस 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 सर। ओके। सो इस चार्जर को हम चार्जर के बारे में हम देखते हैं, फिर वेब सर्विसेज के बारे में। सो ये पूरे चार्जर्स को हम अभी फ़िलहाल के लिए वेब सर्विसेज कंसिडर करते हैं, और इसको एपीआई, ये सिंगल एपीआई रहेगा और ये दूसरा एपीआई रहेगा। ये एक एपीआई और ये दूसरा एपीआई, बट ये एक सिंगल वेब सर्विस, ठीक है। अब क्लियर है। सो अब क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस देखना है। सो अगर मुझे इसको कैरी करना है, गाँव जा रहा हूँ, मेरे बैग में थोड़ी सी जगह बची है, सो मैं इसको थोड़ा सा कैरी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा। बट इसको अगर स्पेस भी नहीं रहा तो क्या होता है कि हम अलग अलग जगह पर इसको मैनेज कर सकते। सो इसको कैरी करना इजी है, बराबर। समझ में आ रहा है, नहीं? यस आ रहा है सर। ओके। सो पहला डिफरेंस है कि ये जो है वो कैरी करने के लिए थोड़ा सा हेवी वेट है और ये कैरी करने के लिए लाइट वेट है, राइट। दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि ये जो है जब लाइन रहती है तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास लाइन भी नहीं है सो हम पावर बैंक का यूज़ करके विदाउट अ नेटवर्क भी इसको चला सकते हैं केबल की मदद से, राइट। दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया। यस सर। तीसरा डिफरेंस देखो कि एक चार्जर, ये जो वेब सर्विसेज है, जो अखंड चार्जर है, ये दूसरे चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, बट ये जो एडाप्टर है, ये जो केबल है, दूसरे एडाप्टर के साथ, दूसरे केबल के साथ कनेक्ट होता है। सो मतलब अब ये तीन जो डिफरेंस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे टेक्निकल फॉर्मेट में। जैसे कि पहला डिफरेंस था कि ये लाइट वेट है, सॉरी ये जो है एपीआई लाइट वेट है और ये हेवी वेट है। सो वेब सर्विसेज जो है वो हेवी वेट है, क्योंकि यहाँ पर XML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। XML लैंग्वेज जो होती है ओवर द नेटवर्क जब भी रिक्वेस्ट लेकर जाती है सो थोड़ा सा लेट जाती है और लेट रिस्पांस लेकर आती है, राइट।
उसकी कोडिंग जो होती है थोड़ी सी हेवी वेट होती है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है वेब सर्विसेज में। बट एपीआई जो होते हैं वो जेसॉन का यूज़ करते हैं। अब जेसॉन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। सो जेसॉन ये सिंपल लैंग्वेज होती है। सो ये लाइट वेट लैंग्वेज होती है जो ओवर द नेटवर्क जब भी ट्रैवर्स कर रही है फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, सो ये लाइट वेट होती है, राइट। सो क्विकली हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है। क्लियर, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये ऑनलाइन ही यूज़ करता है, राइट। जब भी ऑनलाइन मतलब ओवर द नेटवर्क, सिर्फ ऑनलाइन जब रहेगा तभी ये वेब सर्विसेज काम करेगी। मतलब ये जो हमने एडाप्टर देखा, ये जो चार्जर देखा ना, तो वो ओवर द नेटवर्क जब भी हमारा नेटवर्क रहेगा तभी ये वेब सर्विसेज काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। बट एपीआई ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी काम करती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेकर जाने का, राइट। समझ में आ रहा है? ये हम एडाप्टर के बारे में देखा यहाँ पर एग्जांपल। सो दूसरा डिफरेंस क्लियर है। तीसरा डिफरेंस है कि एक चार्जर मतलब एक वेब सर्विस दूसरे वेब सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकती। एक वेब सर्विस दूसरे वेब सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकती, बट एक एपीआई, ओके, एक एपीआई दूसरे एपीआई का यूज़ कर सकती है। क्लियर है सब तीन डिफरेंस? ओके, सो देखो कि यहाँ पर वेब सर्विसेज और एपीआई दिया है। सो अभी जो भी हमने डिफरेंस देखा वही हम यहाँ पर विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये वेब सर्विसेज से ये क्लाइंट है और सर्वर है, यहाँ से कुछ तो भी रिक्वेस्ट लेकर जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट है, विदाउट इंटरनेट ये वेब सर्विसेज नहीं चलेगी। ये लाइट वेट होती है, एक रिक्वेस्ट ही लेकर जाएगी, एक रिस्पॉन्स लेकर आएगी। सो सिंगल वेब सर्विस ही एक ही काम करता है, राइट। सो एक वेब सर्विसेज दूसरे वेब सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकती, बट ये सिर्फ ओवर द नेटवर्क चलता है, राइट। और ये लाइट वेट हेवी वेट होता है वेब सर्विसेज, क्योंकि ये XML लैंग्वेज का यूज़ करती है। फिर उसके बाद आता है एपीआई। सो यहाँ से क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। सो क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगी एक एपीआई, एक एपीआई दूसरे एपीआई को बोलेगी कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट लेकर जाओ और रिस्पॉन्स लेकर आओ। सो ये सर्वर के पास जाएगी, सर्वर इसको रिस्पॉन्स देगा, ये रिस्पॉन्स पहले एपीआई को देगा और ये पहला एपीआई क्लाइंट के पास पहुंचा देगा, राइट। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर एक एपीआई दूसरे एपीआई का यूज कर सकता है, ओके। फिर इसीलिए एक मान पढ़ लिया है कि ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, ओके। ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। एक चार्जर, ओके, उसको हम केबल कह सकते हैं, बट एक केबल को हम चार्जर नहीं कह सकते हैं, राइट। सो एक वेब सर्विसेज, इसको ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआईज, ओके। ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई बट ऑल एपीआई आर नॉट वेब सर्विसेज। आहे मजेशीर? ये पूरे अखंड चार्जर को हम केबल कह सकते हैं, बट इस एक सिंपल केबल को हम पूरा चार्जर नहीं कह सकते। मतलब ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज बट ऑल एपीआईज आर, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई। All web services are APIs, but all APIs are not web services. ओके, मजा येतं ना? ओके, बघा, ऑल वेब सर्विसेज आर APIs, but all APIs are not web services. It supports XML फॉर्मेट, जो भी लैंग्वेज होती है, जो वेब सर्विसेज लिखने के टाइम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम XML लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि XML हमने देखा, ओके। सो ये होता है XML फॉर्मेट। सो ये थोड़ा सा हेवी वेट होता है, जो भी ट्रैवर्स होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। सो तब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा सा लेट जाता है, ये रिस्पॉन्स हमको लेट लेकर आता है, राइट। फिर उसके बाद
यहाँ पर क्या होता है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कौन? एपीआई, जैसे कि जेसॉन को सपोर्ट करता है, एक्सएमएल को भी सपोर्ट करता है, और जो भी क्लाइंट ने रिक्वायर लैंग्वेज दी है उस लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ओके, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सो यू नीड टू शो प्रोटोकॉल टू द ट्रांसपोर्ट। अब ये आगे देखेंगे। सो यहाँ पर देखा है कि लाइट वेट आर्किटेक्चर है और ये नॉट लाइट वेट आर्किटेक्चर। लाइट वेट आर्किटेक्चर मतलब ये यही हमारा जो एक्सएमएल फॉर्मेट का जो भी लैंग्वेज है इसमें लिखी गई है ये कोडिंग, सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ट्रैवर्स करने में थोड़ा सा लेट जाता है, राइट। अब ये कौन यूज़ करता है वेब सर्विसेज? जो क्लाइंट, ओके, जो क्लाइंट मतलब ये हमारा, ओके, जो हमारा हम क्लाइंट से कुछ तो भी टाइप करते हैं, राइट। सो वो क्लाइंट अगर एक्सएमएल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है तो उधर वेब सर्विसेज यूज़ की जाती है, और एपीआई जेसॉन एक्सएमएल को भी सपोर्ट करता है। इट कैन बी यूज क्लाइंट हु अंडरस्टैंड जेसॉन, राइट। सो अब जेसॉन क्या होता है वो अभी देखने वाले हैं। ओके, सो इसके बाद रेस्ट सोप ये अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। एचटीटीपी मतलब ये जो होता है, ओके, एचटीटीपी इस दिख रहा है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ये एचटीटीपी को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर एचटीटीपी यस को भी सपोर्ट करता है। एचटीटीपी यस मतलब सिक्योर्ड। ओके, एचटीटीपी दिख रहा है ना, ये एचटीटीपी, ये पहला वाला, यस यस ओके। सो ये एचटीटीपीएस मतलब सिक्योर्ड जो भी रहेगा उसको भी सपोर्ट करता है ये एपीआई। सो और इसको और डिटेल में देखते हैं। सो देखो, एपीआई का एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, तो एपीआई। वैसे ही दो उसके लाइक टाइप्स, मतलब भाई बोल सकते हैं, सेम तरीके के एपीआई और वेब सर्विसेज होता है। सो उसमें हमने लिटिल बिट डिफरेंस देखा। सो और अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि फेसबुक है, वो फेसबुक है, ये मेल है, फिर उसके बाद गूगल है, गूगल मैप है। सो देखो कि इनके सेपरेट डेटाबेस रहेंगे, राइट। इनके सेपरेट डेटाबेस रहेंगे। लाइक फेसबुक का डेटाबेस रहेगा, उसमें बहुत सारे डेटा रहेगा, राइट। जैसे कि जितने भी उनके कस्टमर्स रहेंगे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहेंगे, लिस्ट ऑफ द फ्रेंड्स रहेंगे, फिर उसके बाद फोटोज़ रहेंगे, वीडियोज़ रहेंगे, चैट मैसेज रहेंगे, किसी ने ब्लॉक किया तो उसकी भी मैसेज रहेंगे, राइट। सो ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है फेसबुक के डेटाबेस में। जैसे वैसे ही मेल के डेटाबेस में मेल की इंफॉर्मेशन, और ये गूगल मैप की हर एक एरिया के कितने स्टोर्स रहेंगे, कितने रेस्टोरेंट्स रहेंगे, पेट्रोल पंप्स रहेंगे, इसका डेटा डेटाबेस में स्टोर रहता है, सिंपल से। सो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ तो भी डेटा बाहर निकाला, अपने डेटाबेस से कुछ डेटा बाहर निकाला, और इसको कहा गया उन्होंने एपीआई, राइट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, etc। अब ये क्यों निकाला उन्होंने कुछ डेटा डेटाबेस से के बाहर? अब देखो कि अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि बुक माई शो और मेक माई ट्रिप। अब मुझे साल में एक ही बार मेक माई ट्रिप से ट्रैवल करना है, राइट। सो उस समय में क्या होता है कि मैं मेक माई ट्रिप में जाऊंगा। मेक माई ट्रिप में जाने के बाद वहाँ पर मुझे एक फ़्लाइट बुक करनी है, राइट। फ़्लाइट बुक करते समय जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करूँगा तो मुझे ये बोलेगा कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नया। ओके, सो हम अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा। अगर नहीं है यूज़र आईडी पासवर्ड तो हमको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते समय हमको फिर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, फिर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर उसके बाद यूज़र नेम यूनिक चाहिए। सो थोड़ा सा झंझट वाला काम होता है। उसके बाद ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, जेंडर प्रोवाइड करो, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करो। ये बहुत तकलीफ वाला काम होता है। सो इस तकलीफ का उन लोगों ने कुछ सॉल्यूशन निकाला, जैसे पॉपुलर साइट्स होते हैं, जैसे कि ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया। सो जहाँ मल्टीपल लोगों का क्रेडेंशियल्स बना रहता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहती है। सो उन्होंने क्या किया, जो भी क्रेडेंशियल्स है उन्होंने एपीआई के थ्रू, एपीआई के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर फैसिलिटी क्या कर दी कि मैं सिंगल क्लिक से फेसबुक के सिंगल क्लिक से अगर फेसबुक में वो बंदा रजिस्टर है तो सिंपल सा मुझे मेक माई ट्रिप में लॉगिन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सा फेसबुक के क्रेडेंशियल्स की मदद से
मैं बुक माई शो मेक माई ट्रिप में एंट्री करूँगा, मतलब यहाँ पर मेरी जो भी प्रोसीजर रहेगी रजिस्टर करने की, फिर उसके बाद क्रेडेंशियल्स डालने की, वो पूरी की पूरी स्किप हो जाएंगी। सो इसको हम कहते हैं API। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? Yes, yes. ओके। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि गूगल मैप का। सो गूगल मैप का भी कुछ तो भी डेटाबेस रहेगा, राइट? गूगल मैप का कुछ डेटाबेस रहेगा। सो गूगल मैप ने क्या किया, अपना जो भी डेटा रहेगा और कुछ तो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उन्होंने बाहर निकाली, और जिनको ये जो सर्विस चाहिए, मतलब ये API चाहिए, उनको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि जोमेटो को, स्विगी को, उबर को, ओला को और बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उन्होंने गूगल मैप ने ये API प्रोवाइड कर दी। अब कैसे प्रोवाइड कर दी? अब जोमेटो के पास गूगल मैप है क्या? गूगल मैप उनका खुद का है क्या? नहीं। उन्होंने क्या की, ये सिर्फ सर्विस ली, राइट? जोमेटो ने, स्विगी ने सिर्फ सर्विस ली, राइट? समझ में आ रहा है? सो अगर जोमेटो से मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, फूड ऑर्डर करता हूँ, और एज अ कस्टमर मैं मेरा ऑर्डर ट्रैक करना चाहता हूँ, सो जैसे ही मैं ट्रैक करने की मतलब कोशिश करता हूँ, सो मेरे जोमेटो के एप्लीकेशन में एक गूगल मैप ओपन होगा, राइट? समझ में आ रहा है? गूगल मैप ओपन होगा, बट गूगल मैप किसकी फैसिलिटी है? गूगल मैप की, जोमेटो की नहीं है ना। समझ में आ रहा है? सो जोमेटो को जो सर्विस चाहिए गूगल मैप ने प्रोवाइड की, सो इसके बदले में जोमेटो गूगल मैप को पे करता है, राइट? समझ में आ रहा है? सो अब ये हमारा गूगल मैप है। गूगल मैप ने क्या किया, अपनी कुछ तो भी सर्विसेज जो है APIs के फॉर्म में बाहर निकाली, और जिनको चाहिए उनके लिए ये प्रोवाइड कर दी। सो जिनको चाहिए, सो उन्होंने क्या किया, इसका यूज़ किया। जैसे कि जोमेटो ने इस पे स्कूटर का सिंबल डाला, और जो भी कस्टमर ट्रैक करना चाहता है उसके लिए शो कर दिया, राइट? फिर उसके बाद अगर कोई कस्टमर ओला के लिए ओला एप्लीकेशन ने गूगल मैप को यूज़ किया, सो वहाँ पर कस्टमाइज़ करके वहाँ पर टैक्सी डाल दी, ऑटो डाल दिया, टैक्सी डाल दी, मल्टीपल गाड़ियाँ डाल दी। समझ में आ रहा है? सो वहाँ पर कस्टमाइज़ कर दिया। किसने कर दिया? तो गूगल मैप ने। सो ये क्या होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो रहा है? API। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन कहाँ पर हो रहा है, राइट? समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर कम्युनिकेशन कहाँ पर हो रहा है। सो अभी हमको और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। सो उससे पहले हम ये API कैसा दिखता है वो देखते हैं, कि ऐसा थोड़ा सा चांगला दिखते। ओके, सो ये टैग्स एंड वैल्यूज रहते हैं। सो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। सो ये लुक लाइक सिंपल ये API। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो मेक माई ट्रिप वगैरह के पास फ्लाइट डिटेल्स होती है, तो वो भी क्या जो मतलब जैसे एयर इंडिया है जो भी है उसके API यूज करते हैं? यस API यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका डेटा अपना जो मेक माई ट्रिप रहेंगे, सो उनके पास तो डेटाबेस नहीं रहेगा। वो ये जो पूरा डेटा रहेगा किसका रहेगा? एयर इंडिया का रहेगा, स्पाइस जेट का रहेगा। सो इन्होंने क्या किया, ये अपना APIs बाहर निकाला, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही उन्होंने शो कर दी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से नहीं निकाली, राइट? तो जैसे कि अब गूगल मैप के पास बहुत सारा डेटा है, राइट? गूगल मैप के पास बहुत सारा डेटा है, बट अब उबर क्या बोलता है कि मुझे आपकी सर्विस चाहिए। किसकी सर्विस चाहिए? तो गूगल मैप की। सो उबर जो होता है, उबर क्या करता है, गूगल मैप की सर्विस अपने इसमें ऐड करता है। सो सिंपल सा गूगल मैप क्या करता है, ये प्रोग्राम्स देता है। अब प्रोग्राम्स कौन से फॉर्मेट में रहता है? अभी हमने जो देखा JSON फॉर्मेट में, राइट? सो पूरा का पूरा पैकेज ही दे देता है, और ये इधर के डेवलपर जो होते हैं उबर के, वो सिंपली ये जो प्रोग्राम होते हैं वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे उनको ये गूगल मैप देखना शुरू हो जाता है। सो अब देखो बिहाइंड द सीन और क्या चलता है। जैसे कि हमने देखा API रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर काम करता है, राइट? बट हमने यहाँ पर अलग ही देखा। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को इंटीग्रेट करने का वक्त आ गया। समझ में आ रहा है? अभी तक कोई कन्फ्यूजन है? सो देखो क्लाइंट क्या करेगा, अब क्लाइंट ने अपनी जो भी कैब वगैरह है वो उन्होंने बुक कर ली। जैसे ही बुक कर ली उन्होंने कैब, सो वो बोलते कि मुझे ट्रैक करना है, मेरी कैब जो है वो ट्रैक करनी। जैसे ही ट्रैक
पर क्लिक कर दे कोई कस्टमर उबर के, सो वो रिक्वेस्ट जाएगी गूगल मैप की तरफ। अब ये रिक्वेस्ट कौन लेकर जाएगा? एपीआई लेकर जाएगा, राइट। पर्टिकुलर उबर से रिक्वेस्ट आ गई, सो उनको गूगल मैप का यूज़ करना है, सो एपीआई लेकर जाएगा। गूगल मैप एक बार क्रॉस चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं, राइट, वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं। सो वो क्रॉस चेक करेगा कि अगर वैलिड रिक्वेस्ट है तो ही उसको रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज उसको डिक्लाइन करेगा। फिर यहाँ पर आती है हमारी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की कंसेप्ट। होते ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, सो यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। सो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे उसको, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, सो ये रिक्वेस्ट जाएगी गूगल मैप के पास, बट कौन लेकर जाएगा? एपीआई लेकर जाएगा, राइट, एपीआई लेकर जाएगा। सो गूगल मैप एक बार क्रॉस चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथराइज कस्टमर के थ्रू आई है कि नहीं, मतलब उबर के कस्टमर के थ्रू आई है कि नहीं। सो अगर वैलिड कस्टमर होता है, वैलिड कस्टमर मतलब सिंपल सा, गूगल मैप सॉरी उबर ने अगर पे किया है तभी उसको ये सर्विस दिखाई देगी, अदरवाइज पे अगर नहीं किया तो उसको सर्विस डिक्लाइन हो जाएगी। सो अब कंसीडर करते हैं कि गूगल मैप उबर ने पे कर दिया है, ये वैलिड कस्टमर है। सो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो गया है, ऑथेंटिकेशन होने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स ये लेकर जाएगा, मतलब एपीआई जो होता है वो जो गूगल मैप रहेगा इनको शो कर देगा। समझ में आ रहा है अब? सकती है, राइट। सो ऐसे कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक रेस्ट होता है, एक सोप होता है। अब रेस्ट मतलब क्या होता है, सोप मतलब क्या होता है, इसके लॉन्ग फॉर्म अगर आपको देखना है तो आप नोट्स में देख सकते हो। सो कम्युनिकेशन करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए मीडियम चाहिए और एक चाहिए फॉर्मेट, राइट। मीडियम चाहिए और फॉर्मेट चाहिए। सो जैसे कि अब ये दो लड़कियां जो है वो फ़ोन पर बात कर रही है, सो ये इन दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ तो भी चीज़ चाहिए, राइट। एक मीडियम चाहिए और एक फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि मीडियम हो गया इनका फ़ोन, राइट, और एक लैंग्वेज होगी, फॉर्मेट मतलब लैंग्वेज होगी, राइट, समझ में आ रहा है। सो इनकी मदद से कम्युनिकेशन हो रहा है। सेम तरीके से हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। मीडिएटर हो गया है एक हमारा गूगल मीट, और लैंग्वेज हो गई, फॉर्मेट हो गया हिंदी। क्लियर है? सो सेम तरीके से सोप और रेस्ट भी ये यूज़ करते, मीडियम और फॉर्मेट, राइट, मीडियम और फॉर्मेट यूज़ करते। सो मीडियम रहेगा मतलब कोई तो भी प्लेटफॉर्म रहेगा, वो होता है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अब ये क्या होता है, वो एड्रेस, राइट। और फॉर्मेट मतलब लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सो सोप जो होता है वो XML लैंग्वेज का यूज़ करता है। फिर उसके बाद रेस्ट जो होता है वो भी HTTP और HTTPS को भी सपोर्ट करता है, और वो उसके फॉर्मेट जो होते हैं मतलब मल्टीपल लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेस्ट XML भी फॉर्मेट यूज़ करता है, फिर उसके बाद JSON भी, JPG भी, और बहुत सारे, राइट। सो इसीलिए अभी मैक्सिमम लोग जो होते हैं जो भी डेवलपर होते हैं वो रेस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो देखो कि अब कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी होता है। एक एड्रेस चाहिए, राइट, देखो एड्रेस चाहिए और कुछ तो भी मैटर चाहिए हमको, बराबर है ना, बराबर आहे. आपण कोणाला पत्र लिहिताय तर आपल्याला ॲड्रेस पाहिजे आणि काहीतरी मजकूर पाहिजे ना, त्याचा फॉर्मॅट पाहिजे, कळता है. बरोबर. सो सिंपल सा है कि ये जो हो गया एस टी टी पी हो गया हमारा फॉर्मेट, सॉरी मीडियम, राइट. HTTP हो गया हमारा मीडियम. और ये जो लैंग्वेज तुम्हाला कळण्यात अत्यंत आनंद होता है कि असं जे असतं ना, सो ये हो गया हमारी लैंग्वेज, राइट. XML JSON, सो ये हो गया हमारा लैंग्वेज, मतलब हमारा हो गया फॉर्मेट. क्लियरिटी आ रही? यस यस. और इसको विजुअलाइज करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ तो भी रिक्वेस्ट भेजी, ओके. सो रिक्वेस्ट हमको मिली JSON फॉर्मेट में, ओके. JSON फॉर्मेट में हमको रिक्वेस्ट मिली. सो जब भी रिक्वेस्ट आती है, सो ये
हम डिसाइड कैसे करते हैं कि स्टेटस कोड से, फिर उसके बाद मेथड्स। सो ये आने वाले हम दिनों में देखने वाले हैं, जैसे कि ये पोस्टमैन की मदद से। सो हमको क्रॉस चेक करना क्या है एज एज अ टेस्टर, हमको क्रॉस चेक क्या करना है एपीआई टेस्टिंग में, ये जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सो हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो प्रॉपरली रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है और हमको प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, बस यही क्रॉस चेक करना है हमको पूरे एपीआई टेस्टिंग में, राइट। जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की और हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, वही हम क्रॉस चेक करने वाले। जैसे कि इस सिनेरियो में हमने देखा था कि जो वेटर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वही हमको क्रॉस चेक करना है, राइट। गेस्ट से प्रॉपर रिक्वेस्ट लेता है या नहीं, फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट किचन तक बराबर पहुंचाता है कि नहीं, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स लेकर आता है कि नहीं, वही क्रॉस चेक करना है वो वेटर प्रॉपरली काम करता है कि नहीं। सो सेम तरीके से एपीआई प्रॉपर रिक्वेस्ट लेकर जाता है कि नहीं और प्रॉपर रिस्पॉन्स लेकर आता है कि नहीं, यही होता है हमारा एपीआई टेस्टिंग। ओके, सो हर बार हमारे पास यूआई नहीं रहेगा, राइट। सो इन्होंने क्या किया, सो यहाँ से हम तो क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे हर बार। सो इन्होंने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब ऐसे दो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सो ऐसे दो प्लेटफॉर्म है। एक है पोस्टमैन, मतलब प्लेटफॉर्म मतलब टूल, ओके। सो एक है पोस्टमैन और दूसरा है सोप यूआई। सो ज़्यादातर मल्टीपल कंपनीज में सोप यूआई ही यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो अभी फटाफट हम सोप यूआई पोस्टमैन ही देखेंगे। अगर जैसे कि जीरा टूल है, मैंटिस है, फिर उसके बाद बगजिला है, सो बहुत सारे टूल्स है। सेम तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स है, बट हम एक ही टूल देखेंगे और बाकी की प्रोसेस जो होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वैलिडेट करने की, वो सेम ही होती है। सो अभी हमको डाउनलोड करना है पोस्टमैन टूल। ये जस्ट टूल होता है, जो भी हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा है स्टेटस कोड, ओके। फिर उसके बाद राइट, हमने स्टेटस कोड देखा, फिर उसके बाद मेथड्स देखी। ये हमको क्रॉस चेक करना है, ये हमको क्रॉस चेक करना है इस टूल की मदद से। सो आप टूल कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में अभी जानकारी लेते। तो सिंपल सा google.com में जाना है आपको, पोस्टमैन डाउनलोड ऐसे लिखना है, राइट। पहले ही साइड आ जाएंगी, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको विंडोज़ यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल सा आप यहाँ से डाउनलोड करते हो, सो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी सेटअप फाइल, ओके। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट करना है, और जैसे ही डाउनलोड होने के बाद आपको ऐसी विंडो पॉपुलेट हो जाएगी, राइट। ये होता है प्लेटफॉर्म हमारा, राइट। नेक्स्ट करने के बाद ऐसी एक विंडो हमको दिखाई देगी, ओके। सो इसके बारे में फटाफट ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमको क्या क्या करना है, राइट। सो ये जो होता है पोस्टमैन टूल, ये डेवलपर लोग भी यूज़ करते हैं और टेस्टर भी यूज़ करते हैं। सो एज अ टेस्टर के पॉइंट ऑफ देखेंगे कि हमको क्या क्या यूज़ करना है। सो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन में आएंगे, तो यहाँ पर ऊपर में देखने को हमको मिल सकता है फाइल्स, ओके। फाइल में न्यू है, न्यू टैब है, न्यू रनर टैब है, न्यू पोस्टमैन विंडो है, इंपोर्ट है, सेटिंग है, क्लोज विंडो है, क्लोज टैब है, फोर्स क्लोज टैब है, एग्जिट है। सो न्यू में जैसे ही न्यू करते तो हमको ये ऑप्शंस मिलेंगे। सो इसमें से हमको क्या यूज़ करना है, HTTP रिक्वेस्ट, कलेक्शन और इन्वायरमेंट, ये तीन ही चीज़ों के बारे में हमको देखना है, बाकी हमको कुछ नहीं देखना है, राइट। एज ए टेस्टर हम सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट, कलेक्शन और इन्वायरमेंट्स, इसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। फिर उसके बाद न्यू टैब मतलब हमारा एक वर्किंग विंडो हम बोल सकते हैं उसको, वर्किंग विंडो। सो जहाँ पर हम वर्क करने वाले। सो ये जो विंडो होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, राइट। सो दो हिस्सों में डिवाइड किए। जो ऊपर वाली विंडो होती है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट विंडो, और नीचे वाली जो विंडो होती है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स विंडो, राइट। सो ये जो विंडो होती है, न्यू टैब जो होता है, वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में। एक होता है रिक्वेस्ट विंडो और दूसरा होता है रिस्पॉन्स विंडो। सो रिक्वेस्ट विंडो मतलब हमने जो google.com से कुछ तो भी रिक्वेस्ट हिट की थी ना, राइट।
सो ये वाली विंडो हो गई हमारी रिक्वेस्ट विंडो। और हमने जो भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो हमने देखा था, लाइक स्टेटस कोड देखा था, मेथड्स देखी थी, वो पूरे यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स में देखने को मिल सकता है, राइट। सो ये गई हमारी आउटपुट विंडो और रिस्पॉन्स विंडो। सो ये दो विंडो में हम इस पूरे विंडोज़ को डिवाइड किया गया है, रिक्वेस्ट विंडो ऊपर वाली और नीचे वाली रिस्पॉन्स विंडो। सो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए है, सॉरी ये पहली वाली लिस्ट जो होती है वो मेथड्स की होती है। सो इसके बारे में हम देखने वाले। यहाँ पर URL हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये सेंड बटन है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था गूगल, ओके, गूगल हमने कुछ तो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की थी और सर्च बटन पर क्लिक किया था, मतलब यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या किया, सेंड बटन पर क्लिक करना है। सर्च बटन मतलब सेंड बटन पर। सो हमको एक प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स आने के बाद हमको क्रॉस चेक करना है कि ये जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, सो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं इस विंडो में। बोर होता है, ओके। सो देखो कि अब इसके बारे में हम देखने वाले कि यहाँ पर ये मल्टीपल मेथड्स होते हैं। सो मल्टीपल मेथड्स का यूज़ क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर URL प्रोवाइड करने वाले हैं, फिर उसके बाद सेंड बटन है, यहाँ पर ऊपर में सेव बटन है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हम रिक्वेस्ट का नाम देंगे, वो देखेंगे अभी। फिर उसके बाद पैरामीटर है, ऑथेंटिकेशन है, हेडर है, बॉडी है, प्री रिक्विजिट्स है, फिर टेस्ट है, सेटिंग्स है। इसके बारे में हम एक एक रिक्वेस्ट जब ऐड करेंगे तब हम देखेंगे। सो हमको रिस्पॉन्स भी कैसे मिलेगा वो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है न्यू रनर टैब, ओके। न्यू रनर टैब क्या होता है कि अब ये जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट, ओके। सबसे पहले हम कलेक्शन समझ के लेते हैं। कलेक्शन मतलब क्या होता है कि सिंपल सा एक फोल्डर होता है जहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट स्टोर होती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर, ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सो मल्टीपल मेरे पास रिक्वेस्ट आएंगी, राइट। सो देखो यहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट है, नहीं बिगड़ वाला का काम लगा खराब, ओके। सो देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, ओके। सो ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट स्टोर होती है एक फोल्डर में, और उसी फोल्डर को हम कहते हैं कलेक्शन, राइट। उस फोल्डर को कहेंगे कलेक्शन। सो कलेक्शन में स्टोर होती है लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, ओके। सो रिक्वेस्ट के नाम क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा ये जो मेथड्स होते हैं वही नाम होते हैं हमारे रिक्वेस्ट के, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। सो इसके बारे में हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। जस्ट मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ कि हमको क्या क्या देखना है। सो एक कलेक्शन होता है और कलेक्शन के अंदर होती है लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली एक रिक्वेस्ट हिट करके देखते हैं। मतलब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएंगे और एक रिक्वेस्ट हिट करके देखेंगे, राइट। सो एक रिक्वेस्ट हिट करके देखेंगे, रिस्पॉन्स क्रॉस चेक करेंगे, फिर दूसरी रिक्वेस्ट को जाएंगे, दूसरी रिक्वेस्ट क्रॉस चेक करेंगे, तीसरी आएंगे, तीसरी रिक्वेस्ट को क्रॉस चेक करेंगे, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि ये हमने 1 बाय 1 क्रॉस चेक कर लिया, बट हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पर 100 रिक्वेस्ट है और हमने इंडिविजुअली सभी टेस्ट कर लिया, अब मुझे एट ए टाइम उसको रन करना है। सो मैं इस रनर का यूज़ करूँगा, न्यू रनर, ओके। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, ओके। एक साथ हमको कलेक्शन अगर रन करना है सो हम रनर का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यू पोस्टमैन विंडो, सेम तरीके से अगर विंडो आपको ये बोर लग रही तो फिर से नया विंडो अपन ओपन कर सकते हैं, राइट। तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, ऐसे ही टाइम पास में दिया है, ओके। फिर उसके बाद इंपोर्ट, ओके। इंपोर्ट अगर करना है, जैसे ही अब अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि गूगल मैप ने कुछ तो भी APIs क्रिएट करके दी थी। APIs मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल सा उन्होंने कलेक्शन दिया था, कलेक्शन में लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट प्रोवाइड की थी, और ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन होता है ये कलेक्शन ही उबर को दिया था। सो उबर के जो भी डेवलपर्स रहेंगे उन्होंने क्या किया था, ये जो कलेक्शन होता है हम अपने प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट किया था, इंपोर्ट किया था। सो अगर कहीं से हमको डायरेक्टली APIs मिलते हैं, कलेक्शंस मिलते हैं, सो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे। अगर गूगल मैप से हमको मिलते हैं API तो हम सिंपल सा यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इंपोर्ट करने का कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ओके। ऐड करने के बाद सिंपल सा क्लिक करेंगे इंपोर्ट करने के बाद हमको यहाँ पर दिखाई देगा ये, राइट, क्लियर है। सो यहाँ पर जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, राइट, API, सो
डायरेक्टली एक बार क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद वो सिंपल सा अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे इस एपीआई को टेस्ट करने के बाद। फिर उसके बाद सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स में कुछ नहीं, थीम्स वगैरह दिए हैं आपको, दूसरा कलर चाहिए तो कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन दिए है, अबाउट दिया है कि कौन सा वर्जन वगैरह है। सो ये कई काम ऐसा नहीं। ओके, क्लोज विंडो, पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। अब इसको हम टैब कहते हैं। अगर टैब क्लोज करना है तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। फोर्स टैब क्या होता है कि अगर मैंने कुछ डेटा सेव नहीं किया, ओके, अब मैं डायरेक्टली अगर क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सेव करने को बोलता है, बट मुझे ये सेव भी नहीं करना है। सिंपल सा मैं फोर्सफुली क्लोज कर दूंगा, सो ऑटोमेटिकली सब क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जिट ख़त्म। फिर उसके बाद ये छोटा सा टूल है, मस्त है, मजेशीर है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो देखो हम क्या करते हैं, न्यू पर जाते हैं। न्यू पर जाने के बाद फाइल में न्यू में यहाँ पर कलेक्शन है। कलेक्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नाम। सो इथं चांगला नामकरण देऊन द्यायचं। सो जनरली आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे ही LOS, जैसे कि LOS, ओके, LOS मैं दूंगा बैच, हमारी 32 है और हम टेस्ट करने वाले कौन से इन्वायरमेंट में, तो UAT में टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारे कलेक्शन का नाम हो गया LOS, हमारा बैच का नाम रहेगा, बैच का नाम रियल टाइम में नहीं डालना है, सो LOS और UAT सिर्फ डालना है। क्लियर। सो अभी देखो कि यहाँ पर एम्प्टी कलेक्शन है, राइट। ये कलेक्शन एक भी रिक्वेस्ट नहीं है। सो हम धीरे धीरे रिक्वेस्ट ऐड करते जाएंगे। क्लियर है सर। सो हम बाकी का अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।